नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेयांस एकेडमी में। हमारा लगातार हिंदी का टॉपिक चल रहा है। हिंदी का हम सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय, जो हमारा चल रहा है टॉपिक समास। अब हमने समास विग्रह के कुछ नियम जान लिए हैं और कुछ नियम रह गए हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास की क्या पहचान है, क्या नियम है, क्या आता है इसमें, किस टाइप के शब्द आते हैं, तो देख लेते हैं। इसके लिए जो हमने बताया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर कर्मधारय समास भी तत्पुरुष का ही भाग है। तत्पुरुष का भाग क्यों है? इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा या नियम के बारे में। देखिए, कर्मधारय समास का उत्तर पद तो प्रधान होता ही है। सबसे पहले उत्तर पद प्रधान, साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है, संबंध होता है। देखिए, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास का भी होता है और कर्मधारय समास का भी होता है। तत्पुरुष समास को बड़ा माना जाता है और कर्मधारय समास को उसके अंतर्गत रख दिया जाता है। इस प्रकार पदों की प्रधानता के आधार पर समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं केवल। अब हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की, उपमेय और उपमान की। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? आपने इसकी परिभाषा को जाना होगा। हमने कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले हमने एक शब्द भेद का टॉपिक पढ़ा, वहां पर विशेषण पढ़े थे। विशेषण किसी वस्तु, व्यक्ति अर्थात कह सकते हैं हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, यानी कि जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य वही है जो अभी संज्ञा सर्वनाम की बात कर रहे, तो संज्ञा ही विशेष्य होता है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो ये 2 बातें तो क्लियर हो जाती हैं। अब बात आती है हमारी उपमेय, उपमान और उपमेय की। देखिए, उपमेय और उपमान होता क्या है? आपने अलंकारों में भी पढ़ा होगा कि उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप या उपमेय की उपमान में संभावना की जाए तो ये अलंकार और वो अलंकार, लेकिन कभी भी समझ में नहीं आता कि उपमान या उपमेय होता क्या। तो आपको मैं एक छोटी सी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं यहाँ पर उपमेय और उपमान की, जो आपको बिल्कुल पहचानने में इजिली हो जाएगी, आसानी से आप पहचान सकते हैं। देखिए, उपमान को शरीर के अंग मानिए, शरीर के अंग, और उपमेय को मानिए प्राकृतिक वस्तु। प्राकृतिक वस्तु, वस्तु या कोई भी और, जैसे ही हम उदाहरण लेंगे तब यहाँ पर और शब्द का भी यूज कर सकते हैं। अब हम केवल यहाँ पर 2 बातों को मानकर चलें, उपमान शरीर के अंग और उपमेय प्राकृतिक वस्तु। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं। इसके एग्जाम्पल किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं? देखिए, शब्द है पहला नील कमल। एक शब्द है हमारा चरण कमल। अब देखिए, विशेषण और विशेष्य की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि नीला, काला, लाल, पीला, ये जो है विशेषण होते हैं। तो ये हो गया हमारा विशेषण।
और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो यहां पर संबंध हो गया हमारा विशेषण और विशेष्य का। अब बात करते हैं हम यहां पर चरण। चरण किसके होते हैं? चरण भाई जो पैरों से चलता है सभी के होते हैं, लेकिन यहां पर हम चरण की अर्थात पैरों की तुलना कमल से कर रहे हैं, तो हम यहां पर किसी मनुष्य के चरण ही मान लें। मनुष्य के अंग, और कमल एक प्राकृतिक वस्तु। तो हमने कहा था शरीर के अंग उपमान हो जाएगा और प्राकृतिक वस्तु क्या हो जाएगी? उपमेय हो जाएगी। अगर हम किसी भी शब्द को इस प्रकार यदि हम तोड़कर देख लेते हैं विशेषण या विशेष्य के आधार पर, उपमेय या उपमान के आधार पर, तब हम आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए मृग नयन, मृग नयन। अब देखिए मृग क्या है? एक हमारा जानवर होता है और उसको हम कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पर विशेषण के आधार पर ले रहे हैं, यानी कि विशेषता। किसकी विशेषता बताई जा रही है? आंखों की, यानी कि मृग के समान नयन। उसके नयन क्या है? मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। हम यदि शब्दों को तोड़कर देखेंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं चंद्रमुखी। अब देखिए यहां पर चंद्र और मुखी, चांद हमने नहीं बनाया, प्रकृति की देन है। ये क्या हो जाएगा? उपमेय। और मुख अर्थात हम में से किसी के मुख से इसकी तुलना की जा रही है, चंद्रमुखी की, मुखी की तुलना की जा रही है, तो ये हो जाएगा उपमान। अब और भी देख लेते हैं। अब इसका अगर विग्रह करें, चंद्र के समान मुख या है जो मुख, इस प्रकार हम इसकी विशेषता बना सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द ले लेते हैं। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी, जैसे नववधू, नवगिरह, नवगिरह, नवरत्न। देखिए सभी में नव लगा है, एक शब्द सभी का जो पूर्व पद है हमारा वो नव से प्रारंभ हो रहा है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि सभी में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। देखिए हम इसको बनाकर देख लेते हैं क्या बन रहा है। नई वधू है जो, यानी कि नई बहू। अब बात करते हैं हम नवगिरह, नया घर। अब यहां पर बात करते हैं नव, यहां है नो गिरह, यहां नवरत्न, नो रत्न। अब देखिए दो समास, दो शब्द तो संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं और दो शब्द हमारे एक नवीन वस्तुओं को या मनुष्य को इंडिकेट कर रहा है। तब हमें एकदम ही किसी भी शब्द को देखकर ये नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ नववधू है तो कर्मधारय में जाएगा, एकदम नहीं होना चाहिए। हमें सोच समझ कर लगाना चाहिए कि किस बात पर डिपेंड कर रहा है वो, किस प्रकार उस शब्द को तोड़कर देख लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इससे अगला समास की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला समास है
द्विगु समास। देखिए परीक्षा में द्विगु ऐसे लिखा हुआ आता है, इस प्रकार भी हो सकता है और इस प्रकार भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए जो हमारा वह है ये पूरा होता है और जो उससे ऊपर द है ये आधा होता है। कभी कभी अगर इसी शब्द का वर्ण विक्षेपण करने के लिए आए, वर्ण विच्छेद करने के लिए आए, जैसे यूपी टेट में आ जाता है कभी कभी, तो हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले किसकी वाणी निकल रही है? द की। उसके बाद वह प्लस ई प्लस, देखिए यहां से देख लें, यहां से देख लें, ग प्लस उ द्विगु। तो ध्यान रखना है अगर इस प्रकार भी आए तो भ्रमित न हो। इसकी भी परिभाषा है उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, और यह भी तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का ही भेद है प्रधानता के आधार पर। और पहला पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार की बात करता है। जब हम इसको तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, व्यास करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। तो चलते हैं, देखिए अभी बात कर रहे थे हम शब्द हमारा नवरात्रि। यदि हम नई रात्रि की बात करें तो यहां पर उसका अर्थ नहीं होगा बिल्कुल भी। यहां पर होगा 9 रात्रियों का समूह, 2 पहर, 2 पहरों का समूह। अगर इस शब्द को तोड़ें, नव प्लस रात्रि, तो पूर्व पद संख्यावाची है, 9 की बात कर रहा है, और उत्तर पद संज्ञा है। यह भी ध्यान रखना है। एक दो शब्द और ले लेते हैं। एक शब्द है इकलौता, एक शब्द है चतुर्युग। इकलौता एक है जो, चतुर्युग 4 युग। अब ऐसे शब्द जहां पर पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो या विशेष्य हो, वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। देखिए समास से सभी स्टूडेंट थोड़ा डरते हैं, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द इतने डिफिकल्ट नहीं आते कि आपको वहाँ पर भ्रमित हो जाएं आप उसे देखकर। आपको कुछ हाल ही में कुछ एग्जामिनेशन जो हुए हैं, जैसे वीडियो हुआ है या जूनियर असिस्टेंट हुआ है या फिर लोअर पीसीएस हुआ है, उसकी सारी पीडीएफ हम सॉल्व कराएंगे और वहाँ पर देख लीजिए आपके किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ इतना डर कर तैयारी करें, डर कर तैयारी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो
तो चलिए हमारे 4 समास कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 2 समास बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।